नमस्कार बच्चों, आज हम आपको हिंदी व्याकरण का अध्याय 16 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है वाक्य विचार। बच्चों, वाक्य को आप पढ़ने से ही समझ गए होंगे कि जिस प्रकार वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्द अर्थात पद के मेल से वाक्य बनते हैं। बच्चों, हम अपनी किसी भी बात को कहने के लिए हमें पूरे वाक्य की आवश्यकता पड़ती है। केवल एक दो शब्द बोलकर हम अपना अपेक्षित अर्थ प्रकट नहीं कर पाते, अर्थात जो बात हम कहना चाहते हैं एक दो शब्दों में हम उसको स्पष्ट नहीं कर पाते। तो उसके लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? एक संपूर्ण वाक्य की, ताकि हम अपने मन के भाव को, अपने मन की बात को प्रकट कर सकें जो हम कहना चाहते हैं। तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं वाक्य के बारे में। वाक्य देखिए, लेसन के स्टार्टिंग में कुछ परिचय दिया गया है वाक्य के बारे में कि वाक्य क्या होता है, पद वाक्य की अनिवार्य तत्व क्या क्या होती हैं, सार्थकता क्या होती है, सार्थक यानी उसका अर्थ, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पद कर्म यानी शब्दों का कर्म, किस प्रकार से शब्दों को कर्म वाइज रखना चाहिए जो वाक्य हमारा शुद्ध बने, और अन्वय वाक्य के अंग, उद्देश्य तथा विधेय। ऐसे वाक्य के प्रकार होते हैं अर्थ की दृष्टि से और हमारे रचना की दृष्टि से। तो उसी के विषय में हम पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, किसी भी भाषा में मन के भाव एवं विचारों का आदान प्रदान वाक्य के द्वारा ही संभव है। जैसे मैंने आपको भी समझाया कि अपनी कोई भी बात कहने के लिए हमें संपूर्ण वाक्य की आवश्यकता पड़ती है। एक दो शब्द से हम अपनी बात का अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। व्यवहार में कई बार एक या दो शब्द से भी अपने भाव एवं विचारों का आदान प्रदान कर लेते हैं, किंतु इस प्रकार के वाक्य अपने प्रवाह एवं परिस्थितियों के कारण ही अपेक्षित अर्थ यानी जो आप अपेक्षा करते हैं बताने की या कहने की, वो अर्थ प्रकट करने के योग्य होते हैं। इन वाक्यों का अकेला प्रयोग निरर्थक होने के साथ साथ अधूरा एवं हास्यप्रद भी प्रतीत होता है। यानी इन वाक्यों का अकेला प्रयोग, अकेले का प्रयोग अगर हम करते हैं तो एक तो वो निरर्थक यानी बिना अर्थ का हो जाता है, कोई भी अर्थ उसका प्रकट नहीं होता, और साथ ही साथ अधूरा होता है एवं हंसी का पात्र बनता है, यानी हास्यास्पद यानी हंसी का पात्र बनने योग्य होता है। अतः यहाँ हम संपूर्ण वाक्य के बारे में ही चर्चा करेंगे। लेसन का ही नाम हमारा क्या है? वाक्य विचार। तो पूरे वाक्य के बारे में ही चर्चा करते हैं बच्चों। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जब से मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से फिर हमारे वाक्य बनते हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वो पद बन जाते हैं। शब्द और पद में यही अंतर है कि, क्या अंतर है देखो शब्द और पद में, कि जहाँ शब्द स्वतंत्र होते हैं वहीं पद वाक्य में नियमों से बंधे होते हैं। यानी वर्णों के सभी समूह शब्द नहीं होते, बल्कि सार्थक समूह ही शब्द होते हैं, अर्थात जिनका एक अर्थ निकलता है, जो एक अर्थ प्रकट करते हैं, वही शब्द होते हैं। उसी प्रकार शब्दों के भी सार्थक एवं व्यवस्थित समूह पद अर्थात वाक्य कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम क्या परिभाषा देंगे वाक्य की? देखिए, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह यानी पद। सार्थक शब्दों का, कौन से शब्द? जो अपना अर्थ स्पष्ट करते हों। एक होता है सार्थक बच्चों, एक होता है निरर्थक। निरर्थक जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता। तो यहाँ पे किन शब्दों की बात की गई है? सार्थक। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह, समूह यानी बहुत सारे शब्द। जब एक वाक्य होगा तो कई शब्द होंगे उसमें, जिससे अपेक्षित अर्थ पूर्ण रूप से प्रकट हो, अर्थात जो भी आप कहना चाहते हैं, जो आप अपेक्षा करते हैं अपनी बात को कहने की, उसका पूर्ण रूप से अर्थ प्रकट हो, वह वाक्य कहलाता है। जैसे मेरे पिताजी आज मुंबई गए। स्पष्ट हो रही है बात कि पिताजी आज मुंबई गए। श्री कृष्ण को माता यशोदा ने पाला था, अर्थ स्पष्ट है। परिश्रम करने से ही सफलता मिलती है। रावण महापंडित होते हुए भी दुराचारी था। तो देखिए, इस प्रकार जो आपके वाक्य हैं वो सभी पद जो हैं वो सार्थक हैं।
अब वाक्य के अनिवार्य तत्व देखते हैं बच्चों, क्या क्या होते हैं। कोई भी शब्द समूह तभी वाक्य कहला सकता है जब उसमें निम्नलिखित अनिवार्य तत्व विद्यमान हो। अनिवार्य मतलब जरूरी। सबसे पहले सार्थकता मैंने आपको समझाई, सार्थक होना जरूरी है, उसका अर्थ होना चाहिए उसमें। कोई भी वाक्य सार्थक शब्दों का ही समूह होता है। निरर्थक शब्दों का समूह कभी भी वाक्य नहीं कहलाता। मैंने आपको पहले समझा दिया है, ऊपर बताया था भी। कभी कभी किसी किसी वाक्य में एक या दो निरर्थक शब्दों का प्रयोग होता भी है, तो वे अन्य सार्थक शब्दों के साथ मिलकर स्वयं ही सार्थक बन जाते हैं। जैसे ज़्यादा चूं चपड़ मत करो, देखिए निरर्थक शब्द है, लेकिन ज़्यादा चूं चपड़ मत करो अर्थात ज़्यादा मत बोलो। तो यहाँ पर भी निरर्थक होते हुए भी इन शब्दों ने सार्थक रूप ले लिया है। दूसरा है योग्यता। शब्दों के ऐसे समूह जो प्रसंग के अनुसार अपेक्षित अर्थ प्रकट करने के योग्य हो वाक्य कहलाते हैं। इसके लिए यह ध्यान रखना चाहिए कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि एक दूसरे के योग्य हों। जैसे माली आग से पौधे को सींचता है। यह सर्वविदित है कि सिंचाई का कार्य आग से नहीं बल्कि किससे होता है, पानी से होता है, और आग सिंचाई करने का साधन नहीं हो सकती। अतः उपयुक्त वाक्य अयोग्य होने के कारण वाक्य नहीं कहलाएगा। इसके स्थान पर क्या होगा, माली पानी से पौधों को सींच रहा है, वाक्य ही ठीक है, सही है ना। सही वाक्य हमारा कौन सा होगा कि माली जो है पानी से पौधों को सींच रहा है, न कि आग से। तो योग्यता का होना भी बहुत जरूरी है। आकांक्षा, वाक्य अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, अपूर्ण नहीं होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। उससे वाक्य के पूर्ण अर्थ को जानने की आकांक्षा या जिज्ञासा नहीं बनी रहनी चाहिए। उससे वाक्य के पूर्ण अर्थ को, यानी जब कोई बात आपसे कहते हैं और अगर वो सार्थक है, उसका पूर्ण अर्थ निकलता है, तो आपको एक बार में कहने में ही समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर कोई बात कोई वाक्य जो है पूर्ण अर्थ ही नहीं प्रकट कर रहा है और आपको उसे जानने की जिज्ञासा रहती है कि और क्या होगा, क्या होगा। दूध देती है, क्या कौन देती है, दूध, तो एक अधूरा सा लग रहा है ना आपको, और आपको जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है कि दूध देती है, बट कौन देती है, गाय देती है, भैंस देती है, या कोई पड़ोसन दे रही है आपको। तो इस तरीके से थोड़ा वाक्य जो है वो अधूरा लग रहा है। क्या वाक्य के कर्ता के जानने की इच्छा या जिज्ञासा बनी रहती है कि कौन दूध देती है? जब तक यह आकांक्षा इस वाक्य में पूरी नहीं होती तब तक इसे वाक्य नहीं कहेंगे, अर्थात गाय दूध देती है ठीक वाक्य है। ठीक है, आगे देखिए निकटता। वाक्य में प्रयुक्त पदों से समय एवं स्थान संबंधी निकटता होना भी बहुत जरूरी है। यदि कमल सुंदर फूल होता है, इन शब्दों को अलग अलग पृष्ठों पर लिखें या एक एक घंटे या एक एक दिन के अंतराल पर बोलें तो उसे वाक्य नहीं कहेंगे। यानी जो आपके शब्द हैं उनमें निकटता होनी चाहिए। देखिए, अतः कोई भी सार्थक शब्द समूह तभी वाक्य कहला सकता है जब वह बोलते समय उचित विराम आदि के साथ प्रवाह में एक साथ ही बोला जाए और लिखते समय एक ही प्रवाह में लिखा जाए, वही तो वाक्य कहलाएगा। ये थोड़ी है कि एक शब्द हमने आज कह दिया, एक हम 1 घंटे बाद कहेंगे या 4 मिनट बाद कहेंगे, 5 मिनट बाद कहेंगे, नहीं। वाक्य क्या होता है, जो एक ही साथ बोला जाए। जैसे सौम्य ने कहा कमल सुंदर फूल होता है। एक पदकर्म, पदकर्म यानी वाक्य शब्दों का सही क्रम। वाक्य में प्रयुक्त पदों का स्थान सही क्रम में होना अनिवार्य है। इस क्रम के परिवर्तन के कारण अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है या वाक्य निरर्थक हो जाता है। देखो, अभी हम आपको शुद्ध वाक्य समझाते हैं बच्चों, तो इसीलिए अगर आप शब्दों को सही क्रम में लगाओगे तो वाक्य आपका शुद्ध होगा, अन्यथा वो अशुद्ध अर्थात निरर्थक बन जाएगा। मैं चाय भी पीऊँगा, जैसे वाक्य है मैं चाय भी पीऊँगा, और लेकिन वाक्य क्या होना चाहिए, मैं भी चाय पीऊँगा। भी मैं पीऊँगा चाय, तो इसमें सेंटेंस कौन सा सही है, मैं भी चाय पीऊँगा।
यहाँ प्रथम दो वाक्य में भी का स्थान या कर्म बदलने से अर्थ भी बदल गया है। मैं चाय भी पीऊँगा अर्थात और कुछ भी पिएंगे बट चाय भी पीऊँगा, और मैं भी चाय पीऊँगा यानी मैं भी और पी रहे हैं, मैं भी पीऊँगा, और मैं चाय भी पीऊँगा यानी और भी कुछ खा रहे हैं बट चाय भी पीऊँगा। तो दोनों का चेंज हो गया है ना। अतः अंतिम वाक्य में पदों का कर्म बदलने से वाक्य निरर्थक एवं अटपटा लगता है। वो तो अटपटा है लास्ट वाला सेंटेंस आपका, उसका कोई अर्थ नहीं है। प्रत्येक भाषा में यह कर्म भिन्न होता है, अतः हम जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उसी के अनुसार उसके पद कर्म का भी ध्यान रखें। एक होता है अन्वय। अन्वय का अर्थ यानी मेल। अन्वय का अर्थ क्या होता है? मेल। वाक्य में शब्दों के लिंग, वचन, पुरुष, कारक एवं क्रिया आदि का उचित मेल होना चाहिए, अन्यथा वाक्य निरर्थक एवं अटपटा हो जाता है। जैसे मैं खेलने जाएंगे, यह मेरा पुस्तक है। देखिए, मैं खेलने जाएंगे, यहाँ पे हमारी जो है क्रिया चेंज हो गई है, मैं के अकॉर्डिंग नहीं है। यहाँ मैं उत्तम पुरुष एकवचन का है और जाएंगे के स्थान पर जाऊंगा होना चाहिए, तथा पुस्तक स्त्रीलिंग है, अतः मेरा के स्थान पर मेरी होनी चाहिए। यह मेरी पुस्तक है। समझ रहे? इस तरह अब है वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं बच्चों, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ बताया जाए, तो वो क्या होता है? उद्देश्य। और जो कुछ कहा जाए वो होता है विधेय। यानी रंजीत फुटबॉल खेलता है, तो ऊपर के और शीला पुस्तक पढ़ती है, तो जो आपका ऊपर का वाक्य है उसमें रंजीत और शीला उद्देश्य हैं। क्यों है? क्योंकि उनके बारे में कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि उनके बारे में ही बात कही जा रही है। इस प्रकार वाक्य का कर्ता ही वास्तव में उद्देश्य कहलाता है। विधेय जो कुछ कहा जाता है। रंजीत फुटबॉल खेलता है, शीला पुस्तक पढ़ती है, यानी वाक्य में फुटबॉल खेलता है और पुस्तक पढ़ती है विधेय है, क्योंकि ये दोनों बातें उनके बारे में कही जा रही हैं। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य होता है, और जो कुछ कहा जाता है वो विधेय होता है। अब वाक्य के प्रकार हैं बच्चों। वाक्य के भी प्रमुख दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार, और दूसरा है रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार। तो सबसे पहले हम अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार देखेंगे। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार होते हैं बच्चों। सबसे पहला विधानवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक और विस्मयादि बोधक। हमने आपको ये पढ़ाए भी हैं और आप थोड़ा समझ भी गए होंगे इसमें से कुछ के बारे में। सबसे पहले हम विधानवाचक के बारे में समझते हैं। विधानवाचक क्या होता है? जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य के होने का कथन मात्र होता है उसको विधानवाचक कहते हैं। गाय दूध देती है, प्रफुल्ल कल घर जाएगा, चांदनी रात सुहावनी होती है, यानी एक कथन है, कही जा रही है बात आपकी। तो जिस वाक्यों में किसी बात या कार्य के होने का कथन होता है उसे विधानवाचक कहते हैं। निषेधवाचक, निषेध आपको पढ़ने मात्र से ही पता लग गया है। जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य के होने का निषेध होता है, अर्थात नहीं, कोई वाक्य नहीं होता। जैसे चांद गर्मी नहीं देता है, मैं गाना नहीं गा रहा था, मोहन घर नहीं गया, मैंने खाना नहीं खाया। तीसरा है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक आपको पढ़ने से ही पता लग गया होगा बच्चों। जिन वाक्यों के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, यानी जहाँ पर प्रश्न पूछने का बोध होता है। चांदनी रात कैसी होती है? तुम क्या कर रहे थे? दिव्य कल कहाँ जाएगा? दिव्य कल कहाँ जाएगा? उसने क्यों नहीं खाया? ठीक है बच्चों, अब मैं आपको इस लेसन की दूसरी वीडियो बनाती हूँ, दूसरा पार्ट, क्योंकि लेसन काफ़ी बड़ा है। तो मैं आपको दूसरी वीडियो बनाकर भेजती हूँ, इसका भी पार्ट आपको। ठीक है, इसको समझते रहिए।